विशेष उद्देश्य नहीं, लेकिन इसी बहाने आजमगढ़ के पत्रकार साथियों से मिलने का भी मौका मिलता है, कुछ अपनी बात कहने का और कुछ बातों को सुनने का भी मौका मिलता है। उसके लिए आप सब लोग आए, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया प्रेस का। जहाँ तक सवाल आज देश और प्रदेश की राजनीति का है, मैं समझता हूँ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। नौजवानों का हाल आप देख रहे हैं, बेरोजगारी अपनी पराकाष्ठा पे जा रही है, लगातार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। नौजवान अगर अपनी बात को कहना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों से, तो उनके ऊपर तरह तरह के अन्याय, अत्याचार, लाठीचार्ज से लेकर सब चल रहा है। किसान परेशान हैं, समय से खाद, बीज, पानी, बिजली मिल नहीं रही है। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब मूल्य मिल नहीं रहा है। बीजेपी के लोगों ने भाषण बहुत दिए आमदनी को दूनी करने के, लेकिन कोई सार्थक पहल आमदनी दूनी करने पे आज तक नहीं हुई। कोई सार्थक पहल इस बात पे नहीं हुई किसानों की लागत कैसे घटे। किसान बर्बाद हैं, नौजवान बर्बाद हैं, सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। पुरानी पेंशन को लेकर लगातार मांग चल रही है लेकिन नहीं मिल रही है। संविदा कर्मी अपने मानदेय के लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं। नौकरियां लगातार छीनी जा रही हैं। आरक्षण पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। संविदा नौकरी के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरे पीढ़े परिवार को उपेक्षित किया जा रहा है। तो आज मैं कह सकता हूँ देश और प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार से जनता पूरी तरह निराश है। अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में पिछले 8 सालों से कोई भी विकास की नई उपलब्धि नहीं है। लगातार आजमगढ़ के लोग उपेक्षित हो रहे हैं। समय से नहरों में पानी नहीं है। बिजली के संकट को आप देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर अगर एक बार फूकता है तो महीनों महीनों नहीं बदला जा रहा है। ये हालत पूरे आजमगढ़ में आप सबने के पास भी सूचनाएं आ रही होंगी। तो आज इस मौके पर हम इतना ही कहना चाहते हैं अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से कि हम समाजवादी लोग जनता के दुख में, दर्द में न केवल शामिल हैं बल्कि उनके साथ हर संघर्ष में खड़े हैं। और हमें यकीन है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता का प्रचंड विश्वास हासिल करके न केवल सरकार बनाएगी बल्कि सामाजिक न्याय की एक नई राज की भी स्थापना करेंगी। बाकी जो साथियों के सवाल हों। अध्यक्ष जी, सांसद जी जिस तरह से बीजेपी का एक एमएमएस लीक हुआ, बीजेपी नेत्री के बेटे का 130 एमएमएस लीक हुआ, उसको लेके आप क्या कहेंगे, किस तरह से भाजपा वाले इधर जाए? अब ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए। जो लोग नारा देते थे पार्टी विद डिफरेंस की, जो लोग बहुत भाषण दिए हैं स्वच्छताओं की, जो लोग दिन रात गुमराह करते हैं परंपराओं मर्यादाओं के नाम पर, मैं समझता हूँ देश के अंदर सबसे अमर्यादित आचरण की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप सबको पूछना चाहिए। वो लोग जवाब नहीं देते। अब ये तो आप लोगों की अपना टैलेंट है कि आप जवाब ढूंढें, जवाब निकलवाएं। ये तो मैं समझता हूँ पत्रकार मित्रों आपकी असफलता है कि बीजेपी के लोगों से आप जवाब भी नहीं ले पा रहे हो। और हो सकता है कुछ साथी ज़्यादा जिद करेंगे जवाब लेने की तो मुकदमे के भी शिकार हो जाएंगे। हो सकता है मुकदमों से साथी बच रहे होंगे। सिंचाई विभाग में 25 पद समाप्त कर दिए गए हैं। जी, सिंचाई विभाग में 25 पद समाप्त कर दिए गए हैं। इसका विरोध अभी भी हो रहा है। देखिए लगातार मैंने कहा कि नौकरियां घटा रहे हैं और नौकरियों को जहां स्थायी होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, उनको संविदा के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से आरक्षण ख़त्म करने का इन्होंने एक फार्मूला निकाला है। और इसी तरह की स्थिति को पैदा ये कर रहे हैं जो बात आपने कही। मेरा सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी साथी हैं जो आंदोलन में हैं, उनको अपनी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन और उनको विश्वास दिलाते हैं हम समाजवादियों को जब मौका मिलेगा तो आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आपने माल्यानी को लेकर इंटरव्यू में कहा है कि मैंने बीजेपी को बता के देश छोड़ा था। किसने? माल्यानी। तो ये बीजेपी वालों से पूछिए ना, जो लोग 2014 में भाषण दे रहे थे लोकसभा के चुनाव के समय कि 100 दिन के अंदर स्विस बैंक का काला धन लौट आएगा। काला धन अगर एक भी लौटा हो
100 दिन की बात छोड़िए, 11 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब वो कैलकुलेशन लगाइएगा कितने दिन हुए। 11 साल से ज़्यादा शासन चलाने के बाद कहीं कोई काला धन नहीं लौटा है। तो ये बीजेपी के लोग ये मान के चलिए, और हम समाजवादियों की तो स्थायी मान्यता बन चुकी है कि बीजेपी वाले जो कहेंगे समझ लेना ठीक उल्टा होने जा रहा है। जहाँ इन्होंने काला धन लौटाने की बात की थी, काला धन देश से और चला गया। न केवल विजय माल्या और भी कई नाम ऐसे हैं जो देश का सफ़ेद धन लूट के चले गए। काला धन लौटाने की तो बात छोड़िए। तो ये बीजेपी के लोग जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। कहीं काला धन नहीं लौटा, कहीं बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हुई, कहीं किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी। एक मुद्दा चाहे इनके 14 का चुनाव देखिए, 17, 19, 22, 24 जितने चुनावी वादे हुए, एक भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। सर 2027 में जनगणना कराने, जातिगत जनगणना कराने की बात है, इसके पीछे का क्या मंशा है वो अभी नहीं, और इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है? देखिए, कोई भी मंशा इस्तेमाल करना चाहें करें। मैं इस मौके पर याद करूंगा श्रद्धेय नेताजी को। मैं उस समय सदन में था, मुझे सौभाग्य मिला था उनके साथ बैठकर चीज़ों को देखने, समझने, सुनने का। श्रद्धेय नेताजी ने जिस लड़ाई को शुरू किया था 2010 में, और उस लड़ाई को जो आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार लड़ रहे थे, अभी संसद के पिछले सत्र तक वो लड़े और इस पिछले सत्र तक वो लड़े और इस बात को लगातार उन्होंने कहा कि देश के अंदर जाति जनगणना होगी। और यहाँ तक कहा कि बीजेपी के लोगों, आप शायद सत्ता में हो, आप करना हो तो कर दो, और नहीं करोगे तो समाजवादी लोग अभी आंदोलन के रास्ते पर हैं, और जब सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे।